हेलो स्टूडेंट्स। आज वाले लेक्चर में हम सीखने वाले हैं बेटा बोर्स मॉडल से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में लास्ट वाले लेक्चर में हमने बोर्स मॉडल से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज थे उनका डेरिवेशन देख लिया था और उन फॉर्मूले पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आज वाले लेक्चर में और नेक्स्ट वाले लेक्चर में भी हम कैलकुलेशंस उसके सीखेंगे। ठीक है। आज के लेक्चर में जितने भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो किस चीज पर बेस्ड होंगे कि हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन दिया हुआ रहेगा, वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के जो इलेक्ट्रॉन दिए हुए रहेंगे वो केवल एक ही ऑर्बिट में प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम उन न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट होगा। क्लियर है बेटा? तो हमने जो फॉर्मूले पढ़ रखे थे वो कौन कौन से थे एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि यही सारे फॉर्मूले पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। सबसे पहले बोर्स मॉडल में जो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा था? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, एंगस्ट्रॉम वाली यूनिट में रहता है ये। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या था? 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। याद रखना वो मीटर पर सेकेंड है बेटा, सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा तो वो 10⁸ हो जाएगा। ठीक है। एनर्जी का जो फॉर्मूला था उसके लिए दो अलग अलग फॉर्मूले पढ़े थे हमने अलग अलग यूनिट के हिसाब से। जब जूल में निकालते हैं तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है। जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है। ठीक है। यहीं पर पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालना होता है, जो टोटल एनर्जी रहती है, जो ये एनर्जी हम निकाल कर लाते हैं उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देने पर पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। उसी का जब साइन चेंज कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ जाता है। ठीक। यहीं पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/v, या मतलब कितना टाइम लगता है एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है 1.52 इंटू 10⁻⁻16 इंटू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, सेकंड में निकल कर आएगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए वैसे तो शॉर्टकट फॉर्मूला है, लेकिन आप टाइम पीरियड का ही 1/t करके भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। यह है 6.6 इंटू 10⁻15 जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। क्लियर हो गया बेटा? तो सबसे पहला वाला जो न्यूमेरिकल है उसमें मैं सारी चीजें एक एग्जाम्पल के लिए आपके लिए कैलकुलेट करके बता रहा हूं बेटा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। वैसे तो जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें कोई एक ही चीज आपसे पूछता है, या तो सिर्फ रेडियस पूछता है, या तो सिर्फ वेलोसिटी पूछता है, या तो सिर्फ एनर्जी, या तो सिर्फ टाइम पीरियड पूछता है। लेकिन हम एक ही क्वेश्चन में सारे टाइप के क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करना सीखने वाले हैं। ठीक है। पहला एग्जांपल मैं करा रहा हूं बेटा, नेक्स्ट वाला आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम मतलब यहां पर जो Z की जो वैल्यू हो जाएगी ये कितना आ जाएगा बेटा? 1। और यहीं पर जो सेकेंड ऑर्बिट दे रखा है मतलब N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अब इसी Z और N की वैल्यू को यूज करके ये सारी प्रॉपर्टी निकालनी है। सबसे पहले रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो N की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा? 4, और डिवाइडेड बाई Z मतलब कितना हो जाएगा? ये 1। तो बस इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 4 9 36, 3 बचा, 4 दूनी 8 और 11, 1 बचा, 4 5 20 और 1 21, 2.116। इसको आप 0.53 भी ले सकते हो बेटा राउंड ऑफ करके। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 2.116। ये एंगस्ट्रॉम, ये रेडियस की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या निकालना है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला है कितना? 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाई एन। जेड की वैल्यू कितनी है? 1, और एन की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है। 2 से ये कट हो जाएगा, ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा? 1.09 इंटू 10⁶ यूनिट क्या रहेगी हमारी? मीटर पर सेकेंड। ठीक है। यहीं पर एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं। अगर जूल में निकालना है तो फॉर्मूला हमारा क्या है? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, अपॉन एन स्क्वायर। एन की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर करने के बाद कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। इससे अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? -0.4 पंचे 20, 4 चौके 16, तो ये 4 पंचे 20 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा? -18। एक्चुअल में इसको और क्या लिख सकते हैं? -5.4 इंटू 10⁻ लिख सकते हैं -19 जूल। समझ में आया? यहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट में अगर एनर्जी को निकालना है तो हम क्या कर देंगे? -13.6 जेड स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। 4 से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 4 चौके 16। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया बेटा? ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो है
इसमें पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू निकालनी है वो हमेशा क्या रहता है, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये जो फॉर्मूले से जो हम निकाल कर लाते हैं ये एक्चुअल में क्या रहता है बेटा, टोटल एनर्जी रहता है। बस इसी को दो गुना कर देना है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट में लिखता हूं तो ये कितना हो जाएगा, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो मैं क्या करूं, बस इसका साइन चेंज कर दूं, इसी में माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो माइनस की जगह मैं इसे बस प्लस लिख दूं, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया। वैसे वहां जूल वाली यूनिट को भी मैं यूज करके लिख सकता था, आप कोई भी एक यूनिट को यूज करके यहां पर लिख सकते हो आंसर, डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया है। ठीक, ये तो हो गई हमारे एनर्जी वाली कैलकुलेशन। नेक्स्ट दो और चीजों का कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास निकालना है हमें क्या, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए हमने बोल रखा है शॉर्टकट जो फॉर्मूला है, क्योंकि अगर ये वाली वैल्यू याद नहीं रहेगी आपको तो आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम जाएगा आपका। ठीक है, 2πr, यहाँ आर का फॉर्मूला रखना पड़ेगा, वी का फॉर्मूला रखना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, ये हो जाएगा 1.52 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻16 एन स्क्वायर। एन की वैल्यू कितनी थी बेटा, 2 थी। एन क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और जेड की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। 8 से बस इसको मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा 8 दूने 16, 1 बचेगा, 8 पंजे 40, 4 बचेगा, और ये हो जाएगा 1.216। एक मिनट, ये एक्चुअल में हो जाएगा 12 पॉइंट, ठीक है, 16 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -16। इसी को हम कितना लिख सकते हैं बेटा, डेसिमल में शिफ्ट करके इसे लिख सकता हूं 1.216 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा ये -15। और क्योंकि क्या है टाइम पीरियड है तो यूनिट कौन सी हो जाएगी, सेकंड की। ठीक है, इसी के बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन जो है मैं इसी का रेसिप्रोकल करके भी आंसर निकाल सकता हूं, या इसी का जो शॉर्टकट फॉर्मूला था क्या 6.6 इंटू 10⁻, क्या था हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 6.6 इंटू 10⁻, ये 15, और यहाँ क्या हो जाएगा, यही रिवर्स हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और एन क्यूब नीचे आ जाएगा। इस चीज को भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻15 इंटू जेड स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, एन का क्यूब, एन की वैल्यू कितनी थी 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो एक्चुअल में जब यहाँ आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 8 8 64, ठीक है, और 2 बचा, 8 दूने 16, ठीक है, इंटू 10⁻15, या इसी को आप क्या लिख सकते हो 8.2 इंटू 10⁻, क्या लिख सकते हो 14। इतने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस वो कंप्लीट करेगा 1 सेकेंड के अंदर। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया ये। तो ये एग्जाम्पल सिर्फ ये था कि फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। नेक्स्ट वाला जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, ठीक है, इसके लिए आपको कैलकुलेशंस खुद से ट्राई करना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके एक बार सारे कैलकुलेशंस कर लेना, क्योंकि आज का लेक्चर पूरा का पूरा क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर ही है। ठीक है, जहां पर भी आपसे क्वेश्चन हो पाएंगे इसको वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लिथियम 2+ के लिए, लिथियम 2+ के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, बोर्स मॉडल हर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में अप्लाई हो सकता है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, लेकिन Z की वैल्यू 3 होगी, और ऑर्बिट का नंबर भी कितना है 3 ही है। फॉर्मूला रखते हैं रेडियस का, क्या हो जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर, और क्या हो जाएगा Z, ये भी 3, तो 3 से ये एक इसका जो स्क्वायर है एक 3 कट जाएगा, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 9 27, 2 बचा, 3 दूनी 6, और ये 8, और 3 5 15, 1.587, ये क्या हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। ठीक, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट वाला जो फॉर्मूला है वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, इसको अप्लाई करने के बाद क्या आएगा 2.18 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 6। Z की वैल्यू 3 है, N की वैल्यू भी 3 है, ये 3 से 3 कट हो जाएगा, ये एक्चुअल में वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एनर्जी निकालना है, दोनों यूनिट में निकाल सकते हैं हम। ये कितना हो जाएगा -2.18 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -18। जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और एन स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 9, 9 और 9 कट क्रॉस ऑफ हो जाएंगे बेटा। ये एक्चुअल में वैल्यू कितनी आ जाएगी -2.18 इंटू 10⁻18 जूल। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट में भी क्या होगा, सेम क्रॉस ऑफ हो जाएंगे, ये जेड स्क्वायर भी 9 है, एन स्क्वायर भी 9 है, ये कट हो जाएंगे। एक्चुअल में यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो एक्चुअल में कैलकुलेशंस बहुत सिंपल हो जाते हैं बेटा, बस आपको फॉर्मूला बार बार लिखकर याद कर लेना है। ठीक, और अगर आप हर बार न्यूमेरिकल ट्राई करते समय अगर फॉर्मूला लिखने के बाद कैलकुलेशंस कर रहे हो तो आपको वो वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालना है, ये 2 टाइम्स ऑफ
टोटल एनर्जी होता है, तो टोटल एनर्जी तो हम निकाल चुके हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहीं पर जब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो बस उसका साइन चेंज कर देंगे, इसको क्या लिख दूं मैं, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, नेक्स्ट वाले जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो यहाँ टाइम पीरियड क्या होता है, 1.52 इंटू 10⁻⁻16 इंटू एन क्यूब। एन क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27 हो जाएगा, और जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो ये कितने से मल्टीप्लाई, ये डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, 3। 3 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा क्या, ये 45, 4.56 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -16 सेकेंड। अब जब हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, इसी का मैं रेसिप्रोकल भी कर सकता हूँ, या डायरेक्ट जो सिंपल वाला जो फॉर्मूला था हमारा उसको भी यूज कर सकते हैं। 6.6 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, ये 15 इंटू क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। तो यहीं पर वैल्यूज पुटअप कर देते हैं, 6.6 इंटू 10⁻15, जेड स्क्वायर हो जाएगा 9, एन क्यूब हो जाएगा 27, 3 से क्रॉस ऑफ हो जाएगा, ये अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.2 इंटू 10⁻15 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा ये 1 सेकेंड के अंदर। इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। समझ में आया बेटा? ये तो था कि बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। कई बार इसी में क्या हो सकता है, आपको किसी एक चीज की वैल्यू देकर किसी दूसरी चीज की वैल्यू पूछ सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहां देखना, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज एक्स। यहां इन्होंने एक्स के टर्म में दे रखा है, वैल्यू नहीं दी एक्चुअल में, उसको किसी वेरिएबल से इक्वेट कर दिया है। ठीक है, इफ रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज एक्स, देन आगे पूछा है रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बोर मॉडल पर, जिसमें क्या दे दिया होगा आपको, किसी एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी की वैल्यू दे दी होगी, किसी दूसरी की एनर्जी की वैल्यू निकालनी होगी, किसी एक की वेलोसिटी की वैल्यू दे दी होगी, दूसरे की वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी होगी, या किसी एक का रेडियस दे देगा जैसे इस क्वेश्चन में दिया, और दूसरे का रेडियस की वैल्यू उसी एक्स के टर्म में निकालने के लिए हमें बोल देगा। ठीक, ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको कैसे ट्राई करने हैं, आपको क्या करना है, जिन भी चीजों के लिए आपको क्वेश्चन में गिवन है और जो भी चीज पूछा हुआ है, दोनों के लिए फॉर्मूला लिख लेना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। समझ में आया बेटा? ऐसे सारे जो क्वेश्चन होंगे उसमें दोनों के लिए फॉर्मूला लिखकर दोनों को डिवाइड कर दोगे। कैसे, हमें बोला है रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला क्या है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर। ये n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ 2, और z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी हो जाएगी 1। तो n स्क्वायर बाई जेड मतलब 4/1, यही हो जाएगा। ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू हो जाएगी किसके, ये सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए हो गया, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए ये फॉर्मूला हो गया। सेम फॉर्मूला हम किसके लिए लिख लेंगे, थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ के लिए जो हमें पूछा है, उसके लिए भी हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेंगे। इसको मैं R3 लिख देता हूँ बेटा, इक्वल टू, अब इसके लिए जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.529 इंटू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, थर्ड ऑर्बिट है मतलब 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एन 9 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बेरिलियम 3+ का जेड की वैल्यू रखनी, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है, इन दोनों को बस डिवाइड कर देना। आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये 0.529 क्रॉस ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पर देखना, x अपॉन R3, उधर कितना बचा, 4, ये हुआ 9, 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहीं से मैं R3 को क्या करता हूं, उधर ट्रांसफर कर देता हूं, 9 को इधर ट्रांसफर कर देता हूं, और 16 नीचे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, 9x/16 आ गया। समझ में आया क्या? बहुत से सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये। जब भी किसी एक चीज की वैल्यू देकर दूसरी चीज की वही वैल्यू पूछेगा, मतलब रेडियस की वैल्यू देकर किसी दूसरे का रेडियस, वेलोसिटी की वैल्यू देकर दूसरे की वेलोसिटी, एनर्जी की वैल्यू देकर दूसरे की एनर्जी, तो दोनों के लिए बस फॉर्मूला लिखना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। बस बहुत सिंपल तरीके से आंसर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि जो कॉन्स्टेंट होते हैं तो क्रॉस ऑफ हो जाएंगे, तो आपके कैलकुलेशंस भी बच जाएंगे। समझ में आया बेटा? दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, लेकिन ये एनर्जी वाला क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, सॉल्यूशन देखें क्या, देखते हैं। इफ एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ इज y, देन एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इन टर्म्स ऑफ y पूछा है। तो हमें सबसे पहले तो किसके लिए, Li2+ के लिए, ठीक है,
एनर्जी ऑफ Li2+ बोला है कौन से ऑर्बिट के लिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला लिख देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है y, फॉर्मूला कितना हो जाएगा -13.6 इंटू Z² अपॉन n²। Z की वैल्यू लिथियम के लिए कितनी हो जाएगी बेटा 2, सॉरी Z की वैल्यू लिथियम के लिए कितनी हो जाएगी 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 अपॉन n², n² मतलब ऑर्बिट का नंबर भी 3 ही दिया है, तो ये हो जाएगा n। ठीक है, 9/9 आ गया। अब यहां पर देखना एनर्जी जो है नेक्स्ट वाला जो दे रखा है वो किसके लिए पूछा है, हीलियम प्लस के लिए, लेकिन इसके कौन से ऑर्बिट के लिए बेटा, फोर्थ ऑर्बिट के लिए। ठीक है, अब यहां पर मैं इसे क्या कर देता हूं, E4 लिख देता हूं, इक्वल टू फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूं तो -13.6 इंटू Z²। Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, हीलियम के लिए Z की वैल्यू होती है 2, तो Z² मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई n²। n की वैल्यू कितनी है, फोर्थ ऑर्बिट दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर करने पर ये कितना आ जाएगा 16। अब बस आपको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो -13.6 तो क्रॉस ऑफ हो जाएगा, ये 9 और 9 भी क्रॉस ऑफ हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4। तो हम इसको लिख लेते हैं y अपॉन ये एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट क्या था, ये 1 अपॉन 1, तो ये रहेगा 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर बन जाएगा। अब यहाँ से ये जो E4 की जो वैल्यू होगी ये कितनी आ जाएगी बेटा, y/4। तो y के टर्म्स में हमने फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस के लिए एनर्जी का डाटा निकाल लिया है। समझ में आएगा बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जब भी आपको किसी एक चीज की वैल्यू देकर वैसे ही दूसरी किसी एटम के लिए वो वैल्यू पूछेगा, जैसे एनर्जी की वैल्यू देकर एनर्जी हीलियम के लिए पूछा था, तो बस दोनों के लिए फॉर्मूला लिखना है और दोनों को डिवाइड कर देना, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस। समझ में आया। तो हमने सारी जो प्रॉपर्टीज थी एक इलेक्ट्रॉन के लिए वो भी कैलकुलेट करना सीख लिया है, और दूसरा हमने ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं बेटा एमसीक्यूज। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज बोर थ्योरी डजंट अप्लाई। तो सबसे पहली चीज तो बोर थ्योरी किन पर अप्लाई होता है, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, हीलियम भी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, लिथियम 2+ भी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। किस पर अप्लाई नहीं होता, Na+ पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो मतलब करेक्ट आंसर यही हो जाएगा हमारा। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, यहां देखना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड फोर्थ ऑर्बिट इन हीलियम प्लस। क्वेश्चन क्या है, यहां पर एक्चुअल में हीलियम प्लस का एटम था, इस पर ये रहा होगा फर्स्ट ऑर्बिट, ये रहा होगा सेकेंड ऑर्बिट, फिर रहा होगा थर्ड ऑर्बिट, और फिर रहा होगा फोर्थ ऑर्बिट। ये बोल रहा है सेकेंड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा, दोनों के रेडियस का डिफरेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कैसे निकालेंगे, ये वाला रेडियस माइनस इसका रेडियस। ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस माइनस सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस अगर कर देते हैं तो वो जो डिफरेंस निकल कर आएगा ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल कर आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो सेकेंड एंड फोर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट माइनस रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फिर फोर्थ ऑर्बिट के लिए यहां फॉर्मूला कितना हो जाएगा 0.529 इंटू फॉर्मूला क्या होता है रेडियस का, n²/z होता है। ठीक है, n²/z होता है, तो n की वैल्यू कितनी रख देंगे बेटा फोर्थ ऑर्बिट के लिए, 4² डिवाइडेड बाई z की वैल्यू, हीलियम प्लस के लिए z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, माइनस कितना हो जाएगा 0.529 इंटू सेकेंड ऑर्बिट के लिए n² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2² और z की वैल्यू हो जाएगी 2। अब यहां देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं पहले मल्टीप्लीकेशन अगर कर दूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे, मैं 0.529 कॉमन ले सकता हूँ बेटा, 0.529 कॉमन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है, माइनस यही देखना ये 4 और ये 2, ये कितना हो जाएगा 2। अब ये 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 0.529 इंटू क्या हो जाएगा 6, तो 6 सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 54, 5 बचेगा, 6 दूनी 12 17, 1 बचा 6 पंचे 30 और ये 3.174, बट यूनिट कौन सी होगी एंगस्ट्रॉम की। समझ में आया बेटा।
ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो दो ऑर्बिट है उसके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दोनों ऑर्बिट का रेडियस निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? इफ द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r2, द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट विल बी। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, ये R2 के ही टर्म में दिया हुआ है। हमें क्या करना है, दो इक्वेशन लिखनी है, दोनों को डिवाइड करना है। सबसे पहले तो हमें बोला है सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए जो रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा, R2 की जो वैल्यू हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड होता है। तो एन की वैल्यू कितनी रख देंगे, सेकेंड ऑर्बिट दे रखा था, तो ये हो जाएगा कितना 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन के लिए 1। नेक्स्ट हमें जो इक्वेशन बनाने के लिए बोला है वो किसके लिए बोला है, थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए बोला है। तो ये R3 की वैल्यू हम लिख लेते हैं कितना 0.529 इंटू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो 0.529 कैंसल आउट हो जाएगा। ये R2 बाई R3 ये कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 9। हमें R3 की वैल्यू चाहिए R2 के टर्म में, तो ये हो जाएगा 9/4 R2। समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ क्या? तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ये थर्ड वाला। क्लियर है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमें क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ जेड, एटॉमिक नंबर निकालने बोल रहा है, द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ दैट एटम वुड फिट इनसाइड द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब हमें कौन सा एटम है नहीं पता, ठीक है, कौन सा एटम है नहीं पता, इसकी जेड की वैल्यू नहीं पता, लेकिन ये बोल रहा है इसका जो फोर्थ ऑर्बिट होगा, ठीक है, वो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, मतलब इतना ही रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का होना चाहिए और उतना ही रेडियस, ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ जो कोई एक अननोन एटम है उसका रेडियस होना चाहिए, तभी जाकर वो रेडियस क्या होगा, इसके अंदर फिट हो जाएगा। समझ में आया? कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि उसको इनडायरेक्टली उन्होंने लैंग्वेज में दिया है, उन्होंने एक्चुअल में डायरेक्टली अगर हम बोलें तो क्या होगा ये कि जो दोनों का जो रेडियस होगा वो सेम होगा। कहने का मतलब फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन ये बराबर होगा किसके बराबर, फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ जो अननोन एटम है Z उसका। ठीक है, इसके लिए। ठीक, अब दोनों के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं 0.529 इंटू एन स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन का तो एन स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, Z की वैल्यू भी 1 ही रहेगी, इक्वल टू इस दूसरे एटम के लिए फोर्थ ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर मतलब कितना बेटा, फोर्थ ऑर्बिट बोल रहा है मतलब ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, तो 0.529 ये और 0.529 ये दोनों कैंसल आउट हो गए और यहाँ पर z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी 16। समझ में आया? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड वाला। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी इन द सेकेंड ऑर्बिट विल बी। एक्चुअल में जो पहला वाला स्टेटमेंट दिया है, अगर वो आपको क्वेश्चन में नहीं भी देता तो भी वो तो निकाल ही सकते हो आप, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। क्लियर है? हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर ही यहाँ पर निकालेंगे। वेलोसिटी इन द सेकेंड ऑर्बिट बोल रहा है, तो फॉर्मूला कितना होता है 2.18 into 10 to the power 6 इंटू जेड बाई एन। सेकेंड ऑर्बिट बोल रहा है मतलब एन की वैल्यू 2 और हाइड्रोजन के लिए बोल रहा है मतलब जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये कितना आ जाएगा 1.09 इंटू 10 to the power 6 और यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। यूनिट का ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि कई बार ऑप्शन में आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड भी दे देता है, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में मीटर पर सेकेंड ही बोला था। 1.09 इंटू 10 to the power 6 पहला वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ देखना, उसी वेलोसिटी वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पूछा है क्वेश्चन। क्या बोला है, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज।
बट इन्होंने किसके टर्म में दिया है? स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में दिया है। ठीक है, सी के टर्म में दिया है। सी हमने क्या बोला था? स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। कितना होता है? सी इक्वल टू होता है 3 × 10⁻⁸ होता है। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 2.18 × 10⁻, ये 6 z/n, z की वैल्यू भी 1, n की वैल्यू भी 1। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू c के टर्म में पूछा है, तो हम क्या करेंगे? v1 उधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये हो जाएगा 2.18 × 10⁻⁶। ठीक है, एक मिनट, इसको डिवाइड करते हैं बेटा, पहले ही डिवाइड कर देते हैं, फिर बाद में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ देखना, ये 10⁻⁶ और ये 10⁻², ऐसा हो जाएगा ये, और 3 × 100, ये कितना हो जाएगा? 300 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 2.18। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये अप्रॉक्स कितना जाएगा? अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 150 के अराउंड आएगा। मतलब एक्चुअल जो आंसर है 2.18, ये वैल्यू 2 से थोड़ी बड़ी है, तो 150 से थोड़ा छोटा आएगा, ये अप्रॉक्स आएगा 137। ठीक है, तो यहाँ देखना v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c डिवाइडेड बाई 137। समझ में आ गया? तो c के टर्म में पूछा हुआ था, तो यहाँ c के टर्म में पूछा है, तो फिर हमने दोनों की वैल्यू को लिख लिया और दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा बेटा? ये फोर्थ वाला। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ velocity of the electron in the third and fifth orbit of lithium 2+। तो ये velocity के रेशियो की बात कर रहा है, बट थर्ड ऑर्बिट में और फिफ्थ ऑर्बिट में। किसके लिए? लिथियम 2+ के लिए। तो बस दोनों के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं और दोनों को डिवाइड कर देते हैं, रेशियो आ जाएगा। वेलोसिटी थर्ड ऑर्बिट में कितना हो जाएगा? ये फॉर्मूला होता है 2.18 × 10⁻⁶। ठीक है, और फॉर्मूला में क्या आता है? z/n। तो z की वैल्यू लिथियम के लिए कितनी? लिथियम 2+ के लिए 3 हो जाएगी, और n की वैल्यू कौन सा बोला है? थर्ड ऑर्बिट बोला है, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई, यहीं पर देखना 2.18 × 10⁻⁶ इंटू z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? फिर से लिथियम 2+ के लिए 3, और n की वैल्यू कितना? फिफ्थ ऑर्बिट बोल रहा है ये क्वेश्चन में, तो ये कितना हो जाएगा? 3/5। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 और 3 कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पर ये भी पूरा का पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला 3 नीचे चला जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? v3/v5 का जो रेशो है वो 5:3 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बेटा? ये सेकंड वाला। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर ऑर्बिट। ठीक है, थर्ड बोर ऑर्बिट बोल रहा है, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? वो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। ठीक है, जब भी बोर ऑर्बिट लिख कर देगा और आपको एटम मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब आप किसको ले लोगे? हाइड्रोजन को ले लोगे। यहां पर कैलकुलेट करते हैं एनर्जी की वैल्यू। फॉर्मूला क्या है? -2.18 × 10⁻⁻18 इंटू z² होता है। हाइड्रोजन के लिए z² की वैल्यू 1, n² की वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस 9 से अगर इसको मैं डिवाइड कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा? -0.9 दूनी 18, 9 चौके 36 इंटू 10⁻⁻18 जूल। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? -2.4 × 10⁻⁻19 जूल। ये तो जूल वाली यूनिट में हो गया। अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट में निकालना होता तो हम क्या करते? यहाँ कर देते -13.6 z² 1 n² 9, इसको डिवाइड कर देते, कितना हो जाता? 1 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द बोर ऑर्बिट। केवल रेशो निकालने के लिए बोला है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले से ही निकल कर आ जाएगा, हमें कुछ और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें किसकी रेशो निकालने के लिए बोल रहा है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशो निकालने के लिए बोल रहा है। दोनों का अगर मैग्नीट्यूड देखें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ये एक्चुअल में माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होता है। ठीक है, वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ये 2 × टोटल एनर्जी होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड देखूं, तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड देखता हूं इसका, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी अपॉन
क्या हो जाएगा 2 इंटू टोटल एनर्जी, ये तो कट हो जाएंगे, एक्चुअल में रेशो क्या आ जाएगा 1:2। चाहे फिर कोई भी एटम हो, कुछ भी दिया हो, वैसे तो इन्होंने बोर ऑर्बिट बोला है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रहेगा, ठीक है, कोई भी ऑर्बिट में रहेगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशो तो सेम ही रहता है, ठीक। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज 1 -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंडिकेट इन विच एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो यहां पर देखना -6.8 ये किसकी वैल्यू दे रखी है बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। हमें पहले ऑर्बिट नंबर निकालना है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है 2 इंटू टोटल एनर्जी। तो यहां से टोटल एनर्जी कितनी निकल कर आ जाएगी बेटा, टोटल एनर्जी निकल कर आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है -13.6 जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं तो जेड स्क्वायर 1 हो जाएगा, एन की वैल्यू नहीं पता, एन स्क्वायर हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा -3.4। अब यहां देखना एन की वैल्यू यहां से निकल जाएगी इस फॉर्मूले से, ये हो जाएगा एन स्क्वायर इक्वल टू -13.6 अपॉन -3.4, ये एक्चुअल में कितने टाइम हो जाएगा 4, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। ऑर्बिट नंबर 2 निकला है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ऑर्बिट नंबर नहीं पूछा है बेटा, बोला है कि विच एक्साइटेड स्टेट। एक्चुअल में क्या होता है, ऑर्बिट नंबर 1 को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है, ऑर्बिट नंबर 1 को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, वहीं पर ऑर्बिट नंबर 2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, क्लियर है। तो हमारा ऑर्बिट नंबर 2 निकला है, अगर सिर्फ ऑर्बिट नंबर पूछता तो आंसर सेकंड ऑर्बिट होता, लेकिन हमें बोला विच एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। समझ में आया क्या बेटा, ठीक है। वैसे यहां पर अगर ऑर्बिट नंबर 3 निकल कर आता तो इसे कौन सा एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं हम, इसे हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमें पहले काइनेटिक एनर्जी पूछा है, फिर पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम दे रखा है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा 1, और n की वैल्यू कितनी दे रखा है, थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट के लिए कितना हो जाएगा ये 9, तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हो गया टोटल एनर्जी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, ये पढ़ा है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी मतलब कितना हो जाएगा, +1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहीं पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है, 2 इंटू टोटल एनर्जी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू टोटल एनर्जी कितनी निकल कर आई थी, -1.51, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में पहले काइनेटिक एनर्जी पूछा था, तो पहला वाला डाटा क्या होना चाहिए, +1.51, और दूसरा वाला होना चाहिए -3.02। यूनिट कौन सी रख रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। फिर से एनर्जी वाला क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इन्होंने ऑर्बिट नंबर डायरेक्टली ना देकर एन शेल बोला है। हमें ये पता है कि जो के शेल होता है ये ऑर्बिट नंबर 1 होता है, एल वाले को हम ऑर्बिट नंबर 2 बोलते हैं, एम वाले को ऑर्बिट नंबर 3 बोलते हैं, वहीं एन वाला मतलब ऑर्बिट नंबर 4 है। तो हमें बोला है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन शेल। एन शेल बोल रहा है मतलब कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा है, फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहा है, ऑफ बेरिलियम 3+ आयन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले तो हम टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड की वैल्यू बेरिलियम 3+ के लिए कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर हो जाएगा, ये तो क्रॉस ऑफ हो जाएगा बेटा, ये आंसर आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये टोटल एनर्जी का है, क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, पोटेंशियल एनर्जी बोला था। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये क्या होता है 2 इंटू टोटल एनर्जी। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू
-13.6, मतलब एक्चुअल में ये हो जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो कौन से वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है बेटा हमारा आंसर? फोर्थ वाले ऑप्शन से। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये क्या है? फाइंड द टाइम टेकन फॉर हाफ अ रिवॉल्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+। ठीक है, तो एक्चुअल में वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो बट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? वन रिवॉल्यूशन नहीं पूछा है, टाइम पीरियड नहीं बोला है, हमें बोला है हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए क्या लगेगा? टाइम पीरियड डिवाइड बाय 2। अब टाइम पीरियड का हमें डायरेक्ट वाला फॉर्मूला पता है, ये हमने क्या पढ़ रखा है? 1.52 इंटू 10⁻16। ये कितना होता है? n³/z², n³/z², और इसी को डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। बस यहाँ n और z की वैल्यू पुटअप कर देनी है। ये कितना हो जाएगा? 1.52 इंटू 10⁻16। n की वैल्यू थर्ड ऑर्बिट है, तो ये कितना हो जाएगा? n³ मतलब ये कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, डिवाइडेड बाई लिथियम 2+। लिथियम 2+ मतलब z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 3 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 3²। ठीक है, और ये हो जाएगा 2, तो ये तो 3 टाइम कट हो जाएगा बेटा। 3 से पहले उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा? 4.56 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻16। तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये एक्चुअल में कितना आ जाएगा? 2.28 इंटू 10⁻16 सेकेंड्स। समझ में आ गया? वन रिवॉल्यूशन के लिए हमें पता है टाइम पीरियड का शॉर्टकट वाला फॉर्मूला, हाफ रिवॉल्यूशन के लिए उसी को डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या बोला है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकंड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नहीं है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का शॉर्टकट फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या था? 6.6 इंटू 10⁻, क्या था? -10⁻15 था, और यहाँ क्या था? ऊपर आता है इसमें क्या चीज? z², और नीचे आता है इसमें क्या? n³। ठीक है, यही था फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला। तो इसमें वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। 6.6 इंटू 10⁻15 इंटू z² देखते हैं, क्वेश्चन में जो दे रखा है वो हाइड्रोजन एटम है, मतलब 1 ही रहेगा। n³ n³ मतलब 2 का क्यूब, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा बेटा। तो ये 8 को अगर डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 8 64, 0.8। ठीक है, और 2 8 दूनी 16 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? 15। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 8.2 इंटू 10⁻14 आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड में इतना रिवॉल्यूशन होगा, इतने साइकिल्स पर सेकेंड या इतने रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड निकल कर आएगा। समझ में आ गया? ये वाला जो 6.6 वाला डाटा है बेटा, ये अप्रोक्सीमेशन लिया हुआ डाटा है। ठीक है, राउंड ऑफ के बाद, तो इसके नियर बाई आंसर निकलेगा। ठीक, तो 8.2 इंटू 10⁻14 के सबसे नियरेस्ट आंसर कौन सा है? 8.13 इंटू 10⁻14। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, इसके बाद if the revolutions per second by the electron in third orbit of hydrogen is delta, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बोल रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन मेंशन किया हुआ है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन किसके लिए दे रखा है बेटा? थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए दे रखा है डेल्टा। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है 6.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? ये 15 इंटू z² अपॉन क्या हो जाएगा? n³। यही होता है। ये किसके लिए दे रखा है? हाइड्रोजन के लिए। आगे क्या पूछा है देखना, देन द रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बाय द इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। ये हाइड्रोजन के लिए दे रखा था। सेम एक हीलियम प्लस के लिए भी हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। मान लेते हैं ये x था, इसके जो रिवॉल्यूशंस पर सेकंड थे, ये कितना हो जाएगा? 6.6 इंटू 10⁻15 इंटू z² अपॉन n³। ये हो जाएगा किसके लिए? हीलियम के लिए।
इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसकी वैल्यूज केवल पुटअप कर देना है, डेल्टा के टर्म में आ जाएगा ये डेल्टा, और ये हो जाएगा क्या x। वहां पर हाइड्रोजन के लिए जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा बेटा। एन क्यूब, कौन सा ऑर्बिट दे रखा था हाइड्रोजन के लिए, थर्ड ऑर्बिट, तो 3 का जब क्यूब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27, डिवाइडेड बाई हीलियम प्लस के लिए जो z की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे z स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4। और n क्यूब, तो ऑर्बिट नंबर कौन सा दे रखा था हीलियम प्लस के लिए, सेकंड ऑर्बिट दे रखा है, तो 2 का जब हम क्यूब कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 1/2, एक्चुअल में ये कितना हो जाएगा 2/27। हमें जो x की वैल्यू है ये डेल्टा के टर्म में निकालनी है, तो 27/2 डेल्टा, मतलब ये कितना हो जाएगा 13.5 डेल्टा। समझ में आ गया बेटा? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ये सेकंड वाला। क्लियर हुआ? सबसे लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखते हैं बेटा, ये क्या दिया है देखना। अभी तक तो जो हमने फॉर्मूले पढ़ रखे थे, जो डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ रहे थे उन्हीं के एप्लीकेशन पर बेस्ड फॉर्मूला था। ये सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन हमने थोड़ा अलग लिया है। ये एक्चुअल में कौन सा वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, जो हमने डेरिवेशन के समय यूज किया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+। लिथियम 2+ के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, F। और आगे क्या बोला है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन वाले के लिए जो फोर्स की जो वैल्यू है वो पहले वाले के F के टर्म में पूछा हुआ है, क्योंकि यहाँ F के टर्म में ही ऑप्शंस दे रखे हैं। तो हमने क्या बोला है, जब भी एक की वैल्यू देकर दूसरे की वैल्यू उसी के टर्म में पूछे तो दोनों की इक्वेशन लिखना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। हम क्या करेंगे, यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था बेटा, ये था KQ1Q2/r²। के तो कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 चार्ज है, और R क्या था, डिस्टेंस मतलब रेडियस था, ठीक। तो यहाँ पर फॉर्मूले में जो चार्ज रखेंगे वो लिथियम के लिए एक न्यूक्लियस का चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख देंगे। तो न्यूक्लियस के नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कितने होते हैं 3 प्रोटॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 3 है, तो ये क्या कितना हो जाएगा K इंटू न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा वो 3 इंटू ई के बराबर लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन के 3 गुना ज्यादा होगा। वहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट रहेंगे, सिर्फ एक, तो Q2 कितना हो जाएगा E डिवाइडेड बाई R²। R² तो क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, 0.529 इंटू n²/z। ये तो एंगस्ट्रॉम में होता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा यूनिट नहीं भी रखेंगे क्योंकि हम दो वैल्यूज को डिवाइड करने वाले हैं, तो वैसे ही कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो n²/z, और ये r का क्या करने वाले हैं, हम स्क्वायर करने वाले हैं, ठीक है। हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इसको ऐसा यूनिट में अभी फिलहाल, क्योंकि दो सिमिलर इक्वेशंस को डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। वहीं दूसरा जो फोर्स हमें निकालना है वो किसके लिए निकालना है, हाइड्रोजन के लिए निकालना है। इसके लिए जो फॉर्मूला होगा ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा K, और हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस का जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, एक प्रोटॉन रहेगा, तो एक प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, सिर्फ E के बराबर, और वो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन तो एक E के बराबर ही चार्ज आएगा, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा बेटा 0.529 इंटू n²/z का होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देंगे, ये तो ये K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, E² से ये E² कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.529 से 0.529 कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बची हुई चीजें हैं उनको देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा F, ये हो जाएगा कैपिटल F, ये हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं हम, इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू कितनी है 3, और ये जो n²/z का भी होल स्क्वायर है, z ऊपर चला जाएगा, तो एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा z²/n⁴। ये किसके लिए है, ये लिथियम 2+ के लिए है, डिवाइडेड बाई नीचे देखना, नीचे तो सारी चीजें कैंसिल आउट हो चुकी है, केवल n²/z का स्क्वायर है, ठीक है। तो z तो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा z²/n⁴, और ये वाली वैल्यू किसके लिए लिखेंगे, हाइड्रोजन के लिए। बस यहाँ n और z की वैल्यू पुटअप कर देंगे बेटा, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू लिथियम के लिए z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो ये 3 का स्क्वायर मतलब ये कितना हो जाएगा 9, डिवाइडेड बाई इसके लिए क्या दिया सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट मतलब यहाँ 2 की वैल्यू रखेंगे, 2⁴ कितना हो जाएगा 16, ठीक है, यहीं पर होल डिवाइडेड बाई नीचे देखते हैं z²। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, n की वैल्यू क्या दे रखी है फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये भी हो जाएगा 1, तो ये तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। ये एक्चुअल में कितना आ गया
27/16 आ गया बेटा। अब यहाँ देखना, ये f की वैल्यू हमें निकालना है, तो f को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ और उस 16/27 को इधर, ये 16/27 हो गया, 16 ऊपर आ गया, 27 नीचे। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन है, ये स्मॉल f के टर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 16/27 इंटू एफ। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, तो ये हमारा कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, फोर्थ वाला। क्लियर हुआ बेटा? तो एक्चुअल में जो हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला जो फॉर्मूला पढ़ रखा था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला है। इस पर ज्यादा कैलकुलेशन वैसे आप फिजिक्स में करते हो इस फॉर्मूले पर बेस्ड, लेकिन एक क्वेश्चन हमने भी यहाँ पर ले लिया है बेटा। ठीक, तो यहाँ पर आज वाला लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं बेटा। एक्चुअल में आज वाले लेक्चर में केवल एक ही तरीके के न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट किए हैं। कौन से? जहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए केवल एक सिंगल ऑर्बिट मेंशन किया हुआ रहेगा, उसके लिए। नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिर से हम न्यूमेरिकल से ट्राई करने वाले हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करेगा, जहां ट्रांजिशन लिखा हुआ रहेगा, किसी एक ऑर्बिट से जब दूसरे ऑर्बिट में मूव करता है तो उससे रिलेटेड जो कैलकुलेशंस होते हैं उनके क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा? तो आज के लेक्चर को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। बाय बेटा।